कैसे हैं आप? मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में द केमिस्ट क्लब में। आज हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ कंडक्टेंस। ठीक है, 3 एप्लीकेशंस होती हैं कंडक्टेंस की। सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ज़रूर मार्क कर लेना, क्योंकि इसमें से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे नेट में और गेट में। वो ग्राफ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और उसमें कुछ नहीं होता, बस हमें बताना होता है कौन सा ग्राफ स्ट्रॉन्ग एसिड का है, कौन सा ग्राफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का है। तो बस हमें इतना ही बताना होता है। तो आइए देखते हैं हम क्या होती है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। बेसिकली हम इसको यूज़ किस लिए करते हैं? टू फाइंड एंड पॉइंट विद द हेल्प ऑफ चेंज इन कंडक्टेंस। तो हम क्या करते हैं, हम एंड पॉइंट निकालते हैं कैसे? चेंज इन कंडक्टेंस की हेल्प से। मतलब जब हमारा, जैसे अभी ये वाला केस हम देखते हैं पहले, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब NaOH। जब इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा NaCl। तो NaCl क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। NaOH भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और HCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? वो कंप्लीट डिसोसिएशन शो करता है। ठीक है, और हमें एक चीज़ पता है कि HCl की एबनॉर्मली हाई मोलर कंडक्टेंस होती है। ठीक है, एक्वस मीडियम में। ये हमने देखा था कैसे? ग्रोथस मैकेनिज्म। ठीक है, तो अब देखिए इसका ग्राफ। हमारा वाई एक्सिस पे कंडक्टेंस होती है और एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट होती है। तो हमारा टाइट्रेंट ये होगा NaOH। जो हम ऊपर से ऐड करते हैं वो होता है NaOH, वो टाइट्रेंट बोलते हैं उसे। ठीक है, जो हम ऊपर से टाइम टू टाइम ऐड करते रहते हैं। और HCl हमारा फिक्स्ड होता है कि इतना हमारे पास 1 मोलर HCl है। ठीक है, और हम उसमें टाइट्रेंट ऐड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस हाई है हमारी। इनिशियली सिर्फ हमारे फ्लास्क में HCl प्रेजेंट है। ठीक है, और मेरी मैक्सिमम कंडक्टेंस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फास्ट मूविंग H+ आयंस है। बट जैसे जैसे मैं इसमें NaOH डालूंगी तो क्या होगा कि मेरे जो H+ आयंस हैं वो किससे रिप्लेस होंगे? Na+ आयंस से। सो धीरे धीरे क्या होगा? मेरी कंडक्टेंस डिक्रीज़ होगी। क्योंकि देखिए कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है? मोबिलिटी पे। जितनी ज़्यादा मोबिलिटी होगी उतना ज़्यादा आपकी मोलर कंडक्टेंस होगी। तो इस वजह से जो मेरी मोलर कंडक्टेंस है वो डिक्रीज़ होती है, क्योंकि H+, जो फास्ट मूविंग मेरे H+ आयंस हैं वो किससे रिप्लेस हो रहे हैं? मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na+ आयन से रिप्लेस हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से पहले डिक्रीज़ हो रही है। फिर एक टाइम तक जब हमारा सारा 1 मोलर HCl हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो हमें पहले तो डिक्रीज़ मिलेगा। फिर एक पॉइंट आता है कि जहाँ से फिर से हमारी कंडक्टेंस इंक्रीज़ होने लग जाती है। तो हम वो पॉइंट नोट करते हैं कि जहाँ पर सबसे कम हुई थी कंडक्टेंस, तो वो हमें देता है एंड पॉइंट। ठीक है, तो इसीलिए हमने देखा था कि ये एंड पॉइंट बताता है। और फिर हमारी कंडक्टेंस इंक्रीज़ होने लग जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि OH आयंस हमारे प्रेजेंट हैं, तो उसकी वजह से कंडक्टेंस हमारी और इंक्रीज़ हो रही है। क्योंकि हमने ग्रोथस मैकेनिज्म में देखा था कि OH आयंस की भी अबनॉर्मली हाई होती है मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये हमारा पहला केस था स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कॉमन आयन इफेक्ट का थोड़ा कॉन्सेप्ट बताना चाहती हूँ। दोस्तों, कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? मैंने एक एग्जांपल लिया है एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो पार्शियली डिसोसिएट होगा। तो क्या देगा? एसीटेट आयन देगा और H+ देगा। जब मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगी तो क्या होगा? एसिटेट आयन ऊपर आएगा, H+ डिवाइडेड बाय CH3COOH। अब मैंने जब इसमें HCl डाला, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब मैंने डाला, तो HCl कैसे डिसोसिएट होगा? H+ में और Cl- में। तो H+ आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? मेरे सोल्यूशन में बढ़ रही है, क्योंकि ये भी H+ दे रहा है, ये भी H+ दे रहा है। तो हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल देखा था। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बताता है कि जब किसी एक डायरेक्शन में कोई भी हम चेंज करते हैं, इक्विलिब्रियम में किसी एक डायरेक्शन में चेंज आता है, तो वो जो इक्विलिब्रियम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो उस चेंज को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करता है। तो अब जब यहाँ पर मेरी कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो क्या होगा? मेरी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, ताकि ये जो इंक्रीज़ है इसको वो बैलेंस कर सके। और आप जानते हैं कि ये जो K होता है, Ka, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है और ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको कांस्टेंट बोलते हैं। क्योंकि अगर ऊपर कोई चीज़ बढ़ी है तो नीचे हमें क्या करना पड़ेगा? उतने ही रेट से नीचे की चीज़ को भी बढ़ाना पड़ेगा, ताकि ये जो रेशियो रहे ये हमारा कांस्टेंट आए। समझ पा रहे हैं आप?
और हमें ये बात भी पता है कि हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये सिर्फ टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, कंसंट्रेशन से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वजह से जब हमारा H+ की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ती है तो रिएक्शन मेरी बैकवर्ड जाती है, ठीक है। बैकवर्ड जाएंगे तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो इसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ी और इसकी कंसंट्रेशन भी बढ़ी, तो क्या होगा, मेरा नेट रिज़ल्ट कांस्टेंट होगा। तो इसे कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। तो क्या होता है बेसिकली कि हमारी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में उसका जो डिसोसिएशन होता है वो सप्रेस हो जाता है। मतलब जैसे एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट था तो इसका जो डिसोसिएशन था, एसिटेट आयन में इसका डिसोसिएशन होना था, बट क्या हुआ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl आयन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो सप्रेस हो गया, तो ये बैकवर्ड चली गई रिएक्शन, ठीक है। तो एसिटिक एसिड बन गया और एसिटेट आयन कम हो गया। बात करते हैं वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि इसका एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड और NaOH की रिएक्शन, और ये हमें क्या देगा, एसिटेट आयन देगा और H2O, ठीक है। तो अब देखिए एसिटिक एसिड जो है ये वीक एसिड है और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है, NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और ये चीज़ एक थंब रूल है कि जो हमारा सॉल्ट होता है, अगर वो कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्ट है, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्ट है, तो वो जो सॉल्ट होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। मेरा कहने का मतलब है कि अगर वो सॉल्ट जो है या तो एक किसी वीक चीज़ से बना है या दोनों वीक चीज़ से मिलके बना है, तो वो जो सॉल्ट होगा वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा। ये उसी का एक्सटेंशन आप समझ सकते हैं, जैसे हम एसिड बेस रिएक्शंस में पढ़ते थे कि जो कॉन्जुगेट एसिड होता है किसी बेस का, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ताकि एक एग्जांपल आप ले सकते हो, AH कोई एक एसिड है, ठीक है, और AH एसिड है और इसका बेस क्या है, A- और H+, ठीक है। A- क्या है, इसका कॉन्जुगेट बेस है, और ये क्या है, एसिड है। तो देखिए ये जो एसिड है ये मेरा वीक एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, काउंटर पार्ट, वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग क्यों होगा ये, तो ये एसिड बेस केमिस्ट्री आ जाती है, क्योंकि ये जो चीज़ होती है ये हमारी स्टेबल हो जाती है, इस वजह से ये मेरा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। तो वही बात मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जब कोई एक सॉल्ट किसी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के कॉम्बिनेशन से बनता है या दोनों ही वीक पार्ट से बनता है, वीक मतलब एसिड भी है और वीक बेस भी है, या आइदर ऑफ द थिंग इज़ वीक, तो हमेशा जो वो सॉल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो आगे हम इसकी जब ग्राफ देखते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं इस टाइट्रेशन का, तो उसमें हमें इस प्रकार का एक कर्व मिलता है, जिसमें क्या होता है, एक पहले डिप आएगी, फिर थोड़ा सा इंक्रीज़ आया, फिर एक सडन इंक्रीज़ आ गया, ठीक है। तो जो पहला डिप आता है वो एक्चुअली क्यों आता है, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लगता है। अब जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो कि CH3COOH है, ये पहले किस में डिसोसिएट करेगा, CH3CO- में और और H+ में। तो अब देखिए, अब मैंने NaOH डाला है तो क्या होगा, इसके साथ वो रिएक्ट कर जाएगा, तो सोडियम एसिटेट बना लेगा। तो अब बेसिकली क्या हो रहा है इस मीडियम में कि यहाँ पर तो मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और यहाँ पर मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो बेसिकली क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या करेगा, इसकी डिसोसिएशन को सप्रेस करेगा, ठीक है। तो इसकी डिसोसिएशन जो होगी वो सप्रेस हो जाएगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। इस वजह से हमारा जो यहाँ पर डिप आता है ये एक कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से आता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ये मेरा वीक एसिड है, तो ऑब्वियसली वीक एसिड है तो मतलब ये ऑलरेडी अपनी डिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है, ये और ज़्यादा डिसोसिएट नहीं हो रहा है। तो अब हमारे सोल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, सिर्फ सोडियम एसिटेट प्रेजेंट है, और ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब मैं NaOH और डालूंगी तो बेसिकली क्या हो रहा है, बस इसका ही डिसोसिएशन हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर हमारी जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज़ होती है, ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं होती बट ग्रेजुअल इंक्रीज़ होती है, ठीक है। फिर एक टाइम आता है जब ये भी ख़त्म हो जाता है, मतलब ये भी बस पड़ा नहीं है, बस रखा ही हुआ है और कुछ डिसोसिएशन हो ही नहीं रहा है, तो क्या बचा है हमारे पास, बस बेस बचा है, तो हम बेस डालेंगे तो वो एक सडन इंक्रीज़ देगा। तो बेसिकली हमारा क्या हुआ, पहले एक छोटा सा डिप आया, फिर उसके बाद थोड़ा ग्रेजुअल इंक्रीज़ आया और फिर एक सडन इंक्रीज़ आया, तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो ये देखिए कई बार क्या कहते हैं ना, एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं
कई बार इंटरव्यूज़ में पूछ लेते हैं इसके बारे में, और ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि पहले डिप क्यों आता है। तो ये याद रखिएगा, ये कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से डिप आता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक एसिड की डिसोसिएशन को सप्रेस कर देता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि H प्लस आयंस जो हैं वो रिप्लेस हो रहे हैं Na प्लस आयन से, सो द कंडक्टिविटी शुड डिक्रीज, बट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज फॉर्म्ड सो मोर डिसोसिएशन रिजल्ट्स इन मोर आयंस इन सोल्यूशन। तो बेसिकली ये क्या बता रहा है कि जो H प्लस आयंस है, वैसे तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर H प्लस आयंस की जगह कौन आ रहा है, Na आ रहा है, तभी यहाँ पे CH3COH की जगह क्या आ रहा है, Na। तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरी क्या होनी चाहिए, यहाँ पर भी डिक्रीज़ होनी चाहिए, बट यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है। तो इंक्रीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आयंस डिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है, ठीक है, इस वजह से ये इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये आप देख लीजिएगा, ये एक स्टेटमेंट है। आगे हम देखते हैं, यही सेम केस पाया जाता है जब हम वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर NH4 अमोनियम क्लोराइड बनता है, जो एक फिर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों, क्योंकि ये इसका जो एक पार्ट है वो किससे आया है, वीक बेस से आया है, ठीक है। तो उसका भी सेम ग्राफ मिलता है, पहले कॉमन आयन इफेक्ट लगता है, फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से बढ़ती है, फिर एक्सेस ऑफ H प्लस आयंस की वजह से और इंक्रीज होता है। नेक्स्ट केस 3 है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस। इसमें क्या है, HCl को NH4OH के साथ जब मैंने ट्रीट किया तो वो मुझे देता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, H2O। और फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पर मेरा कंडक्टेंस है, ठीक है। सबसे पहले मेरे पास मिक्सचर बाउल में क्या पड़ा हुआ है, HCl प्रेजेंट है, तो HCl के में H प्लस और Cl माइनस आयन होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हाई मोलर कंडक्टिविटी रखते हैं, इस वजह से मेरी जो पहली कंडक्टेंस है वो बहुत हाई है, सबसे हाईएस्ट लेवल पे है। बट धीरे धीरे ये डिक्रीज़ हो रही है, क्यों, क्योंकि H प्लस आयंस किससे रिप्लेस हो रहे हैं, NH4 प्लस आयन से। तभी तो Cl अपनी जगह पर है, बट H की जगह अब यहाँ पर कौन आ गया, NH4 प्लस आ गया। तो H प्लस आयंस NH4 प्लस आयन से रिप्लेस हो रहे हैं, और हमें पता है कि H प्लस आयंस की जो मोलर कंडक्टिविटी होती है ये बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से यहाँ पर मेरी कंडक्टेंस में गिरावट मिलती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, जब मेरा यहाँ पर एंड पॉइंट मिल गया तो अब क्या होता है, बस ग्रेजुअल इंक्रीज़ होता है, बहुत ना के बराबर इंक्रीज़ होती है कंडक्टेंस में। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो टाइट्रेंट है वो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, NH4OH, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी नेग्लिजिबल डिसोसिएशन होती है, ठीक है। तो यही सेम केस हमारा होता है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस क्या हो गया, NaOH, और वीक एसिड हो गया एसिटिक एसिड। और यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है। पहले क्या होगा, पहले डिक्रीज़ होगा NaOH आयंस। अब देखो Na और Na यहाँ पर सेम है, चेंज कहाँ पर आ रहा है, OH आयंस किससे रिप्लेस हो रहे हैं, एसिटेट आयन से। एक छोटी चीज़ एक बड़ी चीज़ से रिप्लेस हो रही है, मतलब इसकी मोबिलिटी ज़्यादा है ग्रोथस मैकेनिज्म से, इस वजह से हमारा जो डिप आता है इसमें भी हमारे को एक डिप दिखता है, मतलब डिक्रीज़ इन मोलर कंडक्टेंस, फिर उसके बाद इंक्रीज़, हल्का सा ग्रेजुअल इंक्रीज़ आता है ड्यू टू वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। तो इसमें क्या है, वीक एसिड हमारा एसिटिक एसिड है, वीक बेस हमारा NH4OH है। तो अब देखो दोनों ही वीक है, तो इसका जो सॉल्ट होगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, और वाटर। फिर उसके बाद अब देखो सबसे पहला क्या है, कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, ठीक है, डिक्रीज़ हुआ ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और ये दोनों कैसे हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये क्या करेगा, ये इसकी डिसोसिएशन को सप्रेस कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, और कॉमन आयन इफेक्ट के वजह से क्या होता है, डिसोसिएशन नहीं होती, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है हमारी रिएक्शन। इस वजह से हमारा जो कंडक्टेंस है वो कम होती है, क्योंकि कंडक्टेंस हमारी किससे बढ़ती है, आयंस से, ठीक है। और आयंस कैसे मिलते हैं, डिसोसिएशन से, ठीक है। डिसोसिएशन ही नहीं होगा तो आयंस नहीं मिलेंगे तो कंडक्टेंस नहीं मिलेगी। तो इस वजह से जो कॉमन आयन इफेक्ट होता है इसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है हमारे कंडक्टेंस पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है मीडियम में, उसकी वजह से बढ़ता है, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है।
ये फाइनल है, लास्ट है, जिसमें आता है मिक्सचर ऑफ एसिड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मिक्सचर ऑफ एसिड वर्सेस बेस। इसमें क्या होता है, HCl और एसिटिक एसिड का एक मिक्सचर है, फिर उसकी हमने टाइट्रेशन कराई है NaOH के साथ। तो देखिए कुछ ऐसा कर्व मिलता है। सबसे पहला हमारा हाईएस्ट होगी कंडक्टेंस, क्योंकि HCl मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या होगा, इसकी वजह से मेरी सबसे हाई होगी कंडक्टेंस। तो अब क्या होगा, जब मैं बेस डालूंगी तो वो सबसे पहले किसको न्यूट्रलाइज करेगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। तो क्या होगा, मेरी कंडक्टेंस धीरे धीरे डिक्रीज़ होगी, धीरे धीरे डिक्रीज़ होगी। एक टाइम आएगा जब मेरा HCl ख़त्म हो जाएगा। अब कौन बचा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड वीक एसिड है, इस वजह से, इसकी वजह से जो कंडक्टेंस में बहुत थोड़ा सा इंक्रीज़ आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अब कौन बचा है, NaOH। तो अब NaOH की वजह से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि OH आयंस की कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो पहला क्या हो गया, एक एंड पॉइंट हमें HCl का मिला, दूसरा एंड पॉइंट हमें एसिटिक एसिड का मिला। तो अब देखिए जो V1 है, V1 कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक की V1 है। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज HCl। और V2 हो गया वॉल्यूम ऑफ NaOH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज मिक्सचर ऑफ एसिड, ठीक है। और V2 माइनस V1, V2 ये पूरा V2 है, V2 माइनस V1, इतनी जो वॉल्यूम है, इतनी वॉल्यूम लगी न्यूट्रलाइज करने को, एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में इतनी वॉल्यूम लगी, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको फर्दर इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। बाकी थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।